प्रिय मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत की नदियों के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। मित्रों, भारत की प्रमुख नदियां उनकी सहायक नदियों को इस मैप के माध्यम से स्पष्ट रूपेण देखा जा सकता है। मित्रों, भारत की प्रमुख नदियों को अगर हम देखना चाहें तो इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, ये ब्यास नदी पर बना एक पुल है। भारत की वृहद नदियों या मेजर रिवर्स की यदि बात की जाए तो उसे इस मैप में देखा जा सकता है। वाटर डिवाइड को देखने के लिए इस मैप का सहारा लिया जा सकता है। मित्रों, हम लोग वितरिका और सहायक नदी में अंतर समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती, जैसे हुगली, वितरिका कहलाती है। मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, जैसे यमुना, सोन, सहायक नदी कहलाती है। भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र: हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सदाबहार। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी या सदाबहार नदियां होती हैं, या इसको हम लोग सदा नीरा भी कहते हैं। अर्थात इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ गहरे गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदान में पहुँचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदानों, विसर्प तथा डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्यतः 3 नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है: सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। मित्रों, ये सिंधु नदी है। ये मित्रों, सिंधु नदी को इस मैप से स्पष्ट रूपेण समझा जा सकता है। लेक मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। ये ऐसे जा रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर, और इस तरह से सिंधु नदी जाती है। पाकिस्तान में मिथनकोट में सिंधु नदी मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खबान अथवा शेर मुख कहते हैं। अपने उद्गम से निकलने के पश्चात लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई
यह दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है तथा लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गॉर्ज का निर्माण कर दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई 1.114 किलोमीटर एवं कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 80% जल सिंधु नदी का और उसकी सहायक नदियों का पाकिस्तान को मिल जाता है। अब मित्रों पंचनद की बात करें, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनको हम पंचनद कहते हैं और वे दोआब बनाते हैं, 5 दोआब बनाते हैं, जिसे यहाँ समझा जा सकता है जैसे बिस्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच बनता है, बरी दोआब ब्यास और रावी के बीच बनता है। इसी तरह से एक दोआब है रचना दोआब, ये व्यास और चेनाब के बीच बनता है। चाज दोआब ये चेनाब और झेलम के बीच बनता है। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच बनता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद आदि। पंचनद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज को कहते हैं पंचनद। इनमें काबुल के अतिरिक्त दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां कुरंग, तोची, गोमल, विबोआ और सगर है। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। मित्रों यहाँ पर तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियों को समझा जा सकता है, जैसे तिब्बत पठार से सालबीन नदी निकलती है, यांगटिसी क्यांग नदी निकलती है, यांगटिसी नदी जिसे चेंग जियांग भी कहते हैं। होंगहो रिवर निकलती है, जिसे पीत नदी या पीली नदी कहते हैं। सिंधु नदी निकलती है, सतलज या सतलुज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और मेकांग नदी निकलती है। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नीमू में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। तो मित्रों से याद रखना है, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में केवल लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी दाएं तट पर लेह अवस्थित है। इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है तथा यह वूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। मित्रों, अगर सिंधु नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से होता है। तो मित्रों, इसका उद्गम होता है सानो ख्याबाब
सानो ख्याबाब से होता है। मित्रों उवाब है, इस तरह से सानो ख्याबाब एक हिमनद है जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है और इसका संगम या मुहाना अरब सागर है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 है। तो मित्रों भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम, जिन्हें पंचनद कहते हैं। इसके बाद मित्रों झेलम नदी की बात करें। इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग के निकट शेषनाग झील से होता है तथा यह वोलर झील से होती हुई पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। यह श्रीनगर के पास विसर्प का निर्माण करती है। मित्रों झेलम को ऋग्वैदिक काल में वितस्ता कहा जाता था। तो मित्रों इस तरह से सिंधु नदी की प्रमुख नदी पहली नदी है झेलम नदी। इसका उद्गम बेरी नाग जो कि कश्मीर में अवस्थित है के समीप शेषनाग झील है और इसका संगम या मुहाना चिनाब नदी है और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर मात्र है। ये भारत में है, भारत में 400 किलोमीटर मात्र और कुल लंबाई है 724 किलोमीटर झेलम नदी की। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि झेलम नदी में श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे बासमंगल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा रेखा से होकर बहती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल एवं उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद मित्रों चेनाब नदी की बात करते हैं। चेनाब नदी की खास बात है मित्रों, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा दरअसल दो नदियाँ चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बना है। तो मित्रों चेनाब नदी हो गई। इसके बाद चेनाब के बाद हम लोग बात करते हैं मित्रों आगे। चेनाब के बाद मित्रों चेनाब को ऋग्वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था, तो इसे ध्यान रखना है अस्किनी। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट है। तंडी के निकट या तांडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती है। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी
के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गॉर्ज बनाती है। इसके पश्चात यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना तथा दुलहस्ती परियोजनाएं हैं। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं रावी नदी की, जो सिंधु नदी की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। मित्रों इसे ऋग्वैदिक काल में परुसड़ी कहा जाता था। परुसड़ी कहा जाता था ये। मित्रों अगर हम रावी रिवर की बात करें तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। और इसके संगम या मुहाने की बात करें तो संगम या मुहाना चिनाब नदी है। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी कोई विशेष बात नहीं है। रावी नदी यही है मित्रों, रावी नदी। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से मिल जाती है। यह सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंच नदियों में से एक है। रावी नदी पर निर्मित परियोजनाएं चमेरा तथा थीन यानी रणजीत सागर है तथा शाहपुर कड़ी बांध परियोजना प्रस्तावित है। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी या व्यास नदी यह रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। तो मित्रों यह सिंधु की चौथी महत्वपूर्ण नदी है। अगर ब्यास के उद्गम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4,330 किलोमीटर 4,330 मीटर की ऊंचाई पर वहीं से इसका उद्गम है। संगम या मुहाने की बात की जाए तो हरिके, जो कि कपूरथला में स्थित है, तो कपूरथला में स्थित हरिके के समीप सतलज नदी से इसका संगम हो जाता है और इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। इसकी विशेषता है। ब्यास को ऋग्वैदिक काल में विपाशा कहा जाता था। इसको विपाशा कहा जाता था। व्यास नदी यह धौलाधर श्रेणी में काती एवं लारगी में गॉर्ज का निर्माण करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है तथा इनके मिलन स्थान पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। सतलज नदी यह तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है, जहां इसे लॉग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है तथा शिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। मित्रों सतलज को ऋग्वैदिक काल में सतुद्री कहा जाता था। मित्रों अगर हम लोग सतलज के उद्गम की बात करें तो सबसे पहले तो ये सिंधु नदी तंत्र की 5वीं महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल या राक्षस ताल से हुआ है। राक्षस ताल या राकस ताल की ऊंचाई समुद्र तल से है 4,555 मीटर।
तो ये जो है समुद्र तल से ऊंचाई है राक्षस ताल या राकस ताल की। संगम या मुहाना की बात करें तो इसका संगम या मुहाना चिनाब नदी है। चिनाब नदी है। इसके अतिरिक्त अगर इसकी लंबाई की बात करें तो मित्रों इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 है। 1050 किलोमीटर भारत में है। कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। विशेषता इसकी है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल या राक्षसताल झील है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिवकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। यह भारत में व्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मीठनकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है के निकट सिंधु से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ही यह भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। सतलुज नदी भी फिरोजपुर से फाजिल्का जो कि पंजाब में स्थित है के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। सतलुज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। तो मित्रों कहीं कहीं ये 1450 किलोमीटर लिखा मिलता है और कहीं कहीं 1500, लगभग 1500 है। और अगर रियल बात की जाए तो 1450, यानी वास्तव में 1450 किलोमीटर ही लंबाई है और लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी, जिसमें से यह भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बहती है। स्पीति रिवर या स्पीति नदी लगभग 4551 मीटर ऊंचे कुंजुम दर्रे से निकलती है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नाम गिया गांव के पास सतलज नदी या सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके बाद मित्रों इंडस ड्रेनेज सिस्टम की बात करें अगर तो यहाँ पर देखा जा सकता है इंडस रिवर का सोर्स है बोखर चू ग्लेशियर जो कि मानसरोवर झील के पास है। लंबाई मैंने आपको बता दिया है 2880 किलोमीटर है इंडस की और भारत में 1114 किलोमीटर। एरिया कितना ये अपवाहित होता है तो कुल अपवाहित होता है 11,78,440 वर्ग किलोमीटर और भारत में 3,21,284। इसी तरह से झेलम का सोर्स वेरीनाग है। चिनाब का बड़ा लाचा पास है। रावी का उद्गम है रोहतांग पास के पास है, यानी रोहतांग दर्रे के पास। ब्यास का ब्यास कुंड जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। सतलुज का राकस ताल या राक्षस ताल या राकस झील जो कि मानसरोवर में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को इस टेबल से समझा जा सकता है। मित्रों यहाँ पर संक्षेप में समझा जा सकता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, उनका उद्गम क्या है और उनके संगम क्या हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नदियों को भी समझा जा सकता है। जैसे लूनी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और कच्छ कारण ये यहाँ पर जाकर के इनका संगम हो जाता है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और संगम खंबात की खाड़ी में होता है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल आदि। झेलम की किशनगंगा है, सतलज की स्पीति।
मित्रों अब हम लोग गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी तंत्र को देखा जा सकता है। ये बांग्लादेश से ये निकलती है। बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है इसे। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें मिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। तो मित्रों गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। मित्रों इस बात को याद रखना है कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। तो मित्रों गंगा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से अपना जल त्याग कर देती है बंगाल की खाड़ी में और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। गंगा नदी अपवाह तंत्र में आगे हम लोग समझते हैं। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। मित्रों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिल जाती हैं और गंगा बन जाती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। तो ध्यान रखना है मित्रों इस बात को। धौली गंगा व विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मित्रों यही है बद्रीनाथ का मंदिर। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो मित्रों कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास स्थान निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। यही है महासीर मछली। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। अन्य नाम पद्मा मेघना। तो मित्रों पद्मा और मेघना इसके अन्य नाम। अपवाह पूर्ववर्ती जल का त्याग पश्चिम बंगाल की खाड़ी में करती है। इसके बाद मित्रों आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त रूप है। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के बीच। ये मित्रों गंगा नदी तंत्र है। अलकनंदा नदी चमोली टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोरावाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग
में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। अलकनंदा की सहायक नदियां जैसे पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो मित्रों, यही है केदारनाथ का मंदिर। अलकनंदा नदी, इसकी उत्पत्ति अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से होती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के बारे में संक्षेप में समझा जा सकता है। मंदाकिनी नदी को संक्षेप में यहाँ पर समझा जा सकता है। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है, जहाँ यह दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा उगली के नाम से जानी जाती है तथा दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह पद्मा और अंततः मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, शारदा या सरयू, घाघरा, गंडक। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। मित्रों, कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। अगर उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। अगर मित्रों इसके संगम की बात की जाए तो इसका संगम होता है कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से, और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर, कहीं कहीं लिखा मिलता है 730 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, जो कि तिब्बत में पंगचू के नाम से जानी जाती है। तो इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। अरुण नदी को ही तिब्बत में पंगचू कहते हैं। और कोसी नदी की सहायक नदियां हैं यारू, सोन कोसी, तामोर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। भागलपुर के समीप यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें अरुणा प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयाग को देख सकते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं सारे प्रयाग। 5 ही प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। पिंडार या पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। इसे याद रखने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं, भाग अलका देव के पास, भाग अलका देव के पास मित्रों इसमें अलका से अलकनंदा, भाग से भागीरथी, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देव का यानी देवप्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रयाग को देखा जा सकता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। मित्रों ये देवप्रयाग है।
ये देवप्रयाग है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। मित्रों, गंगा नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ हैं और उनके मीटिंग पॉइंट यानी संगम को ही प्रयाग बोलते हैं। जैसे देवप्रयाग कहाँ कहाँ मिलती हैं उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियों को यहाँ समझा जा सकता है, जैसे यमुना नदी के बारे में और शारदा नदी के बारे में समझा जा सकता है, साथ ही साथ रामगंगा नदी के बारे में। यमुना, इसका उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ये उद्गम है। यमुनोत्री हिमानी, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है। संगम या मोहना इलाहाबाद या प्रयाग में गंगा नदी, यानी इलाहाबाद में प्रयाग नामक स्थान में गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। लंबाई है 1375। विशेष बात इसकी है, इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। अन्य प्रमुख नदियां सोन नदी और दामोदर नदी है, जिनको संक्षिप्त में समझा जा सकता है। गंगा के दाएं तथा बाएं दोनों तटों से अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदर पूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। सोन भी गंगा से दाएं तट पर मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियां यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, कुनो इत्यादि प्रमुख हैं। बनास की सहायक नदियों में खारी एवं धुंध प्रमुख हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 गढ़, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में स्थित इस नदी पर चित्तौड़ में स्थित भैंस रोडगढ़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। मित्रों, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। यह चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। तो मित्रों, शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। काली नदी यानी शारदा नदी। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। तो इसके इस तरह से 3 नाम हैं। मित्रों, ये यमुना रिवर सिस्टम है, इसे यहाँ पर देखा जा सकता है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण से बिहार का शोक यानी सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके द्वारा अपने नदी मार्ग के अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। गोमती, घाघरा, गंडक आदि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है।
रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली सैड़ी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, यानी सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। मित्रों, गंगा की सहायक नदियों को यहाँ पर देख सकते हैं कि बाएं तट से कौन कौन से मिलते हैं। इससे बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। महानंदा नदी बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है। दाएं तट से मिलने वाली नदियां यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा। मित्रों, एक नदी थी सरस्वती नदी, जो माइथोलॉजिकल रिवर है। फिलहाल अब ये विलुप्त हो चुकी है। इसका वर्णन वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य में मिलता है। सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। मित्रों, अगर हम लोग सोन नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। इसका संगम पटना के समीप गंगा नदी है और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसकी विशेषता है नर्मदा के समीप उद्गम इसका होता है। ये इसकी विशेषता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। मित्रों, दामोदर नदी के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। मित्रों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि हैं। दामोदर नदी अंत में रूप नारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। हिडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। मित्रों, यहाँ नहीं बल्कि नदी होगा। दामोदर नदी से निकाली गई है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर हुगली के दाएं तट की एक प्रमुख नदी है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है। मित्रों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण से बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा, जो कि राजस्थान में स्थित है, के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से मिलती हुई धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। मित्रों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियों के संबंध में संक्षेप में समझा जा सकता है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है और उसका संगम कहाँ होता है। कोसी नदी के संबंध में उद्गम और संगम यहाँ से देखा जा सकता है। गंडक नदी, चंबल नदी, गोमती नदी। मित्रों, ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम है।
गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र के सारे दोआब यहाँ से देखे जा सकते हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। गंगा नदी से संबंधित विशेष तथ्य को यहाँ पर देखा जा सकता है। गंगा तथा यमुना नदी को सन 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। बिहार का स्रोत कोसी नदी है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत गंडक नदी है। राजस्थान में स्थित कोटा के निकट गाज का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। और बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। सुंदरबन डेल्टा के बारे में यहाँ से समझा जा सकता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है, जो कि मार्शलैंड में ग्रो करता है सुंदरी वृक्ष। और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। और यह 9,630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सुंदरबन जंगल राष्ट्रीय पार्क के रूप में उद्घोषित किया जा चुका है 1984 में। मित्रों, हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को संक्षेप में पढ़ते हैं। उद्गम आंगसी ग्लेशियर, जो कि पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। अपवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर। अन्य नाम सांगपो या सापो तिब्बत में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र असम में। जमुना बांग्लादेश में। सहायक नदियाँ जयमूली, तीस्ता, कामेक, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश, पगलादिया, जिया भरेली और लोहित। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगा सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। इसके बाद सिंटेक्सियल बेंड के सहारे नामचा बारवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यग्याप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसको सियांग अथवा दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की एक नदी है लोहित नदी। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमूली, तीस्ता, कामेक, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित हैं।
संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मित्रों, यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं होगा, गलत है। कपिली या कोपिली कपिली या कोपीली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसमें सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो कि सादिया से धुबरी तक है, को ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तथा बाएं दोनों तटों से इनकी अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमोस, संकोश, तीस्ता इसके दाएं तट की तथा दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपीली, मेघना तथा बराक इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, काथखल, धलेश्वरी, लांगाचिनी, मदुआ और जटिंगा है। नोट: लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि खूनी नदी किसे कहते हैं? लोहित नदी को कहते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तीस्ता नदी। असम घाटी में कुंभित जलमार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और मांस और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्यों ऐसा करती है? उसका कारण है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र माजुली शामिल है। तिब्बत पठार को चींग तांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। तो मित्रों, तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार हैं: यांगटिसी नदी यानी चेंगजियांग, होंगहो यानी पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी तथा साल्वीन नदी। बराक नदी को यहाँ पर समझा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र के अनेक नाम हैं, जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, चाइना में यरलुंग जोंगबो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। भारत में प्रमुख नदी द्रोणी घटते क्रम में गंगा, उसके बाद गंगा के बाद सिंधु, सिंधु के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र और अंत में महानदी। तो भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है गंगा की और सबसे छोटी नदी द्रोणी है महानदी की। अन्य नदियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।